पिगमेंटेशन एक बहुत कॉमन इंडियन स्किन का प्रॉब्लम है। राइट। तो इसका क्योर कैसे आप कर सकते इंडिया में क्या होता है कि हम अपने स्किन केयर उतना करते ही नहीं है। हैं? देयर आर सम ओरल मेडिसिन्स आल्सो फॉर एंटी एजिंग। अगेन बोटॉक्स के भी आप 5 टू 6 सेशंस से ज़्यादा ना लें। धीरे-धीरे क्या होगा कि वो आपकी मसल को अट्रोफी भी कर सकते हैं। जैसे आजकल कोरियन स्किन केयर रूटीन या कोरियन प्रोडक्ट बहुत यूज हो रहा है। सो क्या वो इंडियन स्किन के लिए भी सुटेबल है? शिफाली जरीवाला कहते हैं कि बिकॉज शी वाज टेकिंग दीज मेडिसिन इसकी वजह से वेलकम बैक टू लेट्स कनेक्ट एंड ग्रो टुगेदर। क्या आप जानते हैं कि स्किन हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है एंड ये स्किन अपने आप को खुद ही डेड सेल्स को हटाकर रीयू करती रहती है। तो हम स्किन के प्रोसेसेस, स्किन केयर, हेयर केयर के बारे में और आज बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट के साथ, जो कि है डॉक्टर मानना भागवत रॉय। मैम के बारे में बताऊं तो मैम owns a leading clinic known as Maya Aesthetic Clinic in Raipur. She has her specialization in ENT and neck surgeries and is also a gold medalist in her MS degree. She is a fellow in rhinoplasty and facial plastic surgeries and also aesthetic medicines. She is also a certified permanent makeup. Welcome, ma'am. Thank you so much for having me at Podcast by Pooja. So it's on my pleasure to be here. लोग अपने लुक्स को लेकर, हेयर को लेकर हमेशा क्यूरियस होते हैं, कुछ ना कुछ उनके कंसर्न्स रहते ही हैं। सो किसी को स्किन केयर रूटीन अगर शुरू करना है प्रोफेशनली, तो उसका राइट एज क्या होता है? See, right age if we start जो भी हम स्किन केयर करते हैं, so it's basically to prevent aging and look younger and feel younger. So जब हम टीनेज इवन अगर आपने देखा होगा कि जब टीनेजर्स होते हैं, बच्चा इवन पैदा भी होता है, दैट्स कॉल्ड एज अ 1 डे ओल्ड। तो हम माए यहाँ पे बचपन से मालिश करना, लाइक कोकोनट ऑयल यूज़ करना, सो दीज आर ऑल स्किन केयर ओनली। तो अगर आप देखा जाए तो इनडायरेक्टली हम बचपन से ही स्किन केयर राइट वे में चालू कर दें। नाउ इट कम्स टू प्रोफेशनल स्किन केयर। तो जैसे हम टीन एज पे आते हैं, तो अगर आप क्लिनजर, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन यूज़ कर लें, उतना काफ़ी है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्ने हो रहे हैं या ब्रेकआउट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तब फिर आपको प्रोफेशनल एडवाइस की टीन एज पे भी ज़रूरत पड़ सकती है। बिकॉज बच्चे क्या करते हैं, जनरली एक्ने पूरे दिखते हैं तो वो उसको हाथ से ही पोड़ने लग जाते हैं, एंड यू शुड नॉट ब्रेक देम and it can lead to acne scarring. So that's why we should start as early as possible and seek for a professional advice whenever you start having a breakout or they are not able to, yeah, and maintain hygiene. Yes. Hygiene is most important. Yeah. Okay. What are the major ENT issues faced by people now? Okay. If you talk about ENT, फॉर एग्जाम्पल यंग एज ग्रुप अभी देखेंगे आप, बच्चों से हम स्टार्ट करते हैं, तो छोटे बच्चों में आजकल एलर्जीज बहुत ज़्यादा हो गए हैं। एंड कोविड के बाद से एडेनॉइड्स की हाइपरट्रॉफी, जिसे जिसके कारण बच्चा मुंह खोल के सांस लेता है या उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हल्की फुल्की रहती है और बार बार बीमार पड़ता है। इवन लाइक टीचर्स बोलेंगे कि बच्चा क्लास में सुनता नहीं है, दे विल नॉट एड्रेस कि अच्छा वो क्यों ध्यान नहीं दे रहा है या कंसंट्रेट क्यों नहीं कर पा रहा है, उस पर कंसंट्रेट नहीं करता। तो जो छोटे बच्चे उनमें स्लीप एपनिया हो रहा है एडेनॉइड्स हाइपरट्रॉफी के कारण, टॉन्सिलाइटिस होता है, कान में दर्द, कान बहना। और जो रिमोट एरियाज हैं जैसे विलेजेस वगैरह, आज भी कहीं कहीं जगह ऐसी है ना वैक्सीनाइजेशन प्रॉपरली नहीं होता है, तो ऐसे बच्चों में पैरोटाइटिस और CSOM, जिसे हम बोलते हैं क्रॉनिक सिप्यूरिटिव ओडेटिस मीडिया, या कान से मवाद निकलना या कॉलिस्टोमा होना, ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो कान की बीमारी बहुत कॉमन है, एलर्जीज कॉमन है और टॉन्सिलाइटिस ऑफ कोर्स दे आर वेरी कॉमन। PRP और प्लाज्मा रिच ट्रीटमेंट इसका स्किन को रिजुविनेशन के लिए होता है। तो ये इसका क्या प्रोसेस है, इसके क्या ओके, PRP इज बेसिकली इट हैज गॉट प्लेटलेट रिच फैक्टर, तो ये सेलुलर लेवल पे हल्का हल्का रिजुविनेशन करता है। PRP पहले लोग की एक बूम थी, अगर आप अब लेके साउथ कोरिया जाएंगे तो देखिए दे से कि PRP इज अ वे, सो इट्स अ टू स्कूल ऑफ थॉट्स। बट हाँ,
अब जब भी आप अगर इसको माइक्रोनेडलिंग से कंबाइन कर रहे हैं या किसी इंजेक्टेबल प्रोसीजर के साथ कंबाइन कर रहे हैं, तो नेचुरली आपका ये कोलाजन बढ़ाता है, सेलुलर एक्टिविटी को हेल्प करता है। अगर आप हेयर्स पे कर रहे हैं तो हेयर फॉल को थोड़ा सा कम कर देगा ये, एंड इट विल ऑल्सो रीजनरेट कोलाजन एंड दैट्स व्हाई इट विल हेल्प इन क्रिएटिंग न्यू हेयर फॉलिकल्स और एक्टिवेटिंग द ओल्ड हेयर फॉलिकल्स, एंड दैट्स हाउ इट हेल्प। बट पीआरपी ऐसे देखा जाए तो मतलब इट्स wherever I have learned, so they are now like now PRP is obsolete. Go for growth factors or stem cells or exosomes. They are better options to go for. And how are they better? Okay, growth factors have directly the components which helps in hair growth, activation of hair follicle as well as regeneration. These stem cells, whenever we have stem cells for injection, say it on any part of the body, आपका hair हो, skin हो, इवन अब तो लोग डायबिटीज में भी इसे यूज कर रहे हैं कि स्टेम सेल से फैट ड्राफ्टिंग होता है, तो वो स्टेम सेल्स में कैपेसिटी होती है कि वो किसी भी प्रकार के सेल्स में मॉडिफाई हो कि वहाँ का रीजनरेट कर देते हैं। तो इवन किसी को अगर डायबिटिक अल्सर हो, बर्न्स हो या आपकी स्किन में नेक्रोसिस हो रखा होगा, तो वो स्टेम सेल्स के इंजेक्शंस आपको हेल्प करते हैं कि वो आपकी सेल या टिश्यू को रीजनरेट करें, एंड इट्स यूज्ड इन वेरियस मोडालिटीज आल्सो। तो स्टेम सेल्स वो है ना जो भी यूज फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। हाँ, ये कैंसर ट्रीटमेंट में भी यूज़ होते हैं और साथ में अभी स्पोर्ट्स मेडिसिन के साथ में रीजनरेटिव मेडिसिन भी चला हुआ है। सो ये साउथ कोरिया में इट्स अ वेरी इन थिंग कि वहाँ पे लोग लिवर के लिए भी यूज़ करते हैं, बच्चों की हेल्थ के लिए भी हेल्थ के लिए यूज़ करते हैं, और चास मतलब एंटी एजिंग के लिए तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग। इसका स्ट्रोमल वस्कुलर ट्रैक्शन होगा, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट होगा तो यू कैन आल्सो सर्च ऑन इट, एसबीएफ बोलते हैं। तो इसका लोग आईवी फ्लूइड में भी एज अ इंजेक्शन लेते हैं सो दैट दे हैव अ रीजनरेटिव, वो पूरी बॉडी में आपके सर्कुलेशन में जाके सारे जगह सेलुलर रिपेयर करता है। So that's a very good thing to have get done. Is it a costly thing? Yeah, a little costly, but again उसकी जो एंजाइम्स और कंज्यूमेबल्स लिखते हैं उनके कारण ही उसी कॉस्ट है। एंड अगर आप रिस्क बेनिफिट रेशियो देखिए या फिर उसका आपकी लाइफ के बदले, आपकी लॉन्गिविटी के बदले आपको वो काफ़ी बेनिफिशियल है, तो उसके कंपैरिजन देखेंगे तो कॉस्ट कम है। ठीक है। तो नाउ अदर हाइड्रा फेशियल्स एंड मेली फेशियल्स बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। सो जो पुराना मेथड था लाइक पार्लर्स या सैलून में जाकर फेशियल करा, सो इट इज मच मोर गुड फॉर योर स्किन, लाइक अगर हम कंपेयर करें। ये अगर हम जैसे देखा जाए तो पार्लर के फेशियल्स होते हैं, वो सिर्फ आपको रिलैक्स करते हैं और सर्कुलेशन इंक्रीज करते हैं। उसके अलावा अगर आप सोचोगे कि नहीं वो आपको एंटी एजिंग इफेक्ट देंगे या ब्राइटनिंग इफेक्ट देंगे या आपके स्किन का वो रिपेयर करेंगे, तो वो नहीं हो सकता। तो आपका मोटिव क्या है पहले वो आपका क्लियर होना चाहिए। इफ यू जस्ट वांट टू गो एंड रिलैक्स, देन यू कैन गो फॉर रेगुलर फेशियल जो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं। बट इन केस इफ यू वांट टू हैव अ रियल इफेक्ट, अ रियल प्रोसीजर विच इज हेल्पिंग यू कि आप उसको फ्रीक्वेंटली लेके वो आपको एंटी एजिंग मोड में लेके आए, देन यू हैव टू गो फॉर मेडिकेशन। बेसिकली मेडिकेशंस है क्या, दे जस्ट यूज सिरम्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, मल्टीविटामिन सिरम। उसको हम एलईडी लाइट से या अल्ट्रा रेडियो फ्रिक्वेंसी से हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। और हाइड्रा फेशियल एज सच एक ही कंपनी ने बनाया था, दैट्स अ हाइड्रा फेशियल एमडी, जिसके क्लेंजिंग, एक्सट्रैक्शन एंड एक्सफोलिएशन था, और साथ ही साथ सिरम इन्फ्यूजन की जो स्टेप्स होते हैं बेसिक वैसा रहता है, और दे कंबाइन इट विद अदर एलईडी लाइट्स और यू कैन कंबाइन विद पीस। पर लोगों ने उस नाम को नाम का यूज करने के लिए, हाइड्रा फेशियल था तो हर कोई इसको हाइड्रा फेशियल के नाम से यूज करने लग गया। बट हाइड्रा फेशियल एमडी इज अ मशीन जो अलग है, और देन इट हैज गॉन इनटू अ ट्रेंड। Like many colors are also saying that हम hydra facials करा रहे हैं, so they are not the original. बिल्कुल बिल्कुल ओरिजिनल हाइड्रा फेशियल आई थिंक रायपुर में 2 या 3 जगह ही है जितना मेरे नॉलेज पे है, और मैं आपको पिक्स भी दिखा दूंगी तो आप अपने ग्राफिक्स से दिखा सकते हैं कि ओरिजिनल हाइड्रा फेशियल एमडी की मशीन कैसी है। इवन दे गिव अ सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिफिकेशन आल्सो कि वी हैव द ओरिजिनल हाइड्रा फेशियल। एंड उनमें यही डिफरेंस है कि जो उनके सिरम्स है वो बहुत अच्छे होते हैं। वो दे आर यूएस ग्रेड सिरम्स, दे आर रिच इन विटामिन्स, दे हैव अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन जो कि धीरे धीरे आपको एंटी एजिंग मोड में ला के रखता है। तो किस सिरम की क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो आपको रेगुलरली ऐसे सेल आउट कर दे नहीं है, तो यू कैन नॉट हैव इट अदर प्लेस। And जो होम फेशियल्स करते हैं लाइक फ्रूट से हो कर लिया या टोमेटो से करिए, उसका इफेक्ट होता है नहीं होता है? थोड़ा बहुत ब्राइटनिंग दे सकता है, ऐसा नहीं है कि दे आर वीक, ऐसा नहीं। नेचुरल चीजें आर ऑलवेज आल्सो दे आर गुड,
But when you are facing some kind of problems, then you should consult to a specialist. Then you should go and have a consultation. Otherwise, like आपका rice water हो गया, आपके curd is lactic acid, again it's a form of peel only. तो या नींबू के साथ में आप पी लो, हल्दी दूध, जैसे पहले के ज़माने में you have a combination. तो हमको देखना चाहिए कि हाँ स्किन टाइप कैसी है, उसके अकॉर्डिंग ही कर दिया। ये नहीं कि किसी ने भी बता दिया तो कुछ भी स्किन केयर चालू कर दिया, वैसा नहीं होना चाहिए। उससे बल्कि आपको नेचुरल होम केयर से भी नुकसान हो जाएगा। So you should be first knowing about your skin first. What is your type? The things which suits you. Have a professional advice, and you can also ask, can I use some natural remedies also which can suit my skin according to my type? And then they can go ahead with this natural skincare. जैसे you just know कि दही is a natural, Yeah, so इसको कैसे यूज कर सकते हैं? like अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप कर्ड को हनी के साथ मिक्स करके यूज कर सकते हैं। हनी इज अगेन साइंटिफिकली प्रूवन ऑल्सो कि it has very good hydrating properties. You can add some a pinch of just turmeric with that. तो इस तरह की जैसे दही हेल्दी एंड लिटिल बिट ऑफ बेसन और राइस, जैसे और बीट फ्लावर और राइस में थोड़ा मिलाकर एंड अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप आप उसको अप्लाई कर। बट ऐसा नहीं है कि उसको लगा के बहुत ज़्यादा घसते रहना है या ओवर एक्सफोलिएशन नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ दैट आल्सो ब्रेक्स स्किन बैरियर। वंस अ वीक यू कैन डू स्क्रब, यू कैन यूज़ लाइक शुगर, आप यूज़ कर सकते हैं शुगर, कॉफ़ी, एलोवेरा। These are the things which can be used for a little bit of mask और ये काफ़ी बेटर है। और अगर आपको और कुछ भी बाहर का नहीं करना तो जस्ट सिंपली अप्लाई आलमंड ऑयल और कोकोनट ऑयल व्हिच इज़ ऑर्गेनिक, सो दैट्स आल्सो हेल्प्स यू इन मेंटेनिंग इट। अच्छा, अब हम बात करें बोटॉक्स की, फिलर्स, तो दोनों की इंजेक्टेबल है हाँ जी। एंड दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, बोटॉक्स is a they are they call this as a botulinum toxin, but it's not it has a capacity, कोई poison या toxin नहीं है। बेसिकली हम जब इसे यूज करते हैं तो ये मसल के एक्शन को थोड़ा सा वीक कर देता है। तो जब भी हम बोटॉक्स यूज करते हैं हमारा पर्पस क्या है कि अगर हमारी जब डायनामिक एक्सप्रेशंस है, वो एक्सप्रेशंस लाइंस अगर बहुत ज्यादा दिखती हैं, फॉर एग्जांपल हमारे स्माइल करने पे जैसे काफी सारे लोगों को क्लोज वीड आ जाता है, या फिर के ऊपर्स लाइन है या फोरहेड पे आप स्ट्रेस लाइन्स है, या गुस्सा होते तो बहुत ज़्यादा आपका एंग्री फेसेस दिख रहा है, या आपका डल एक्सप्रेशंस है, आईलिड बहुत ज़्यादा नीचे टोसिस में आ रही है, तो जो जो मसल के खींचने के कारण या मसल के एक्शन के कारण हमारे जो रिंकल्स आते हैं, हम उनको थोड़ा सा माइल्ड कर दें बोटॉक्स से। फिलर्स इज फॉर लिटिल बिट ऑफ वॉल्यूमाइजेशन, इट्स नॉट। तो अगर हम उसको जगह राइट जगह पे फिलर्स का अप्लाई करें, फॉर एग्जांपल अगर किसी को नेजल लेबल फोल रिंकल को यहाँ पे किया, या आपने पायरिफॉर्म अपर शेड पे कर दिया इंजेक्ट, या आपने हाई चीक बनाया टुवर्ड्स आइकोमा, तो ये थोड़े थोड़े अमाउंट पे आपकी बोन रीमॉडलिंग वाली जगह को हेल्प करते हैं एंड एक आपको हाई चीक पे थोड़ा सा स्कल्प्टेड लुक दे देता है। तो फिलर्स आर फॉर दैट पर्पस ओनली, इट हैज नथिंग जस्ट हाइलुरोनिक एसिड। इंडिया में जनरली हाइलुरोनिक एसिड ही यूज होते हैं, बाकी जगह में आप कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट के फिलर्स यूज होते हैं, जिसमें राइनिंग बोलते हैं, और काफ़ी सारी जगह रीजनरेटिव पीएलएलए फिलर्स यूज होते हैं। इवन हम जैसे हमारा मैक पे काफ़ी पेशेंट अगर कोई पेन ना हो या दे वांट कि मुझे कुछ भी आर्टिफिशियल चीज़ नहीं डलवानी है, तो वी यूज देयर एब्डोमिनल फैट एज वेल टू इंजेक्ट इट, ताकि उनको उनका नेचुरल सब्सटेंस ही मिले। तो दैट्स हाउ इट्स लाइक अ फिलर का आप यूज करते हो। तो बेसिकली इसको पॉलीमराइजेशन एंड स्कल्प्टिंग इस तरह का रहता है, एंड वी कैन कंबाइन देम विद थ्रेड लिफ्ट्स। तो आपको जो फिलर की क्वांटिटी होती है, मान लो आपके एक चेहरे पे 5 to 7 ml लगना है, तो वो आपकी क्वांटिटी थ्रेड लिफ्ट के साथ अगर आप कराते हो तो बहुत कम लगती है, और देन यू कैन हैव कैन यू प्लीज टेल अस व्हाट इज थ्रेड लिफ्ट? और ओके। थ्रेड लिफ्ट में क्या होता है कि पीडीओ या जो मैं नॉर्मल भाषा में समझाना चाहूँ तो जो मटेरियल जिससे हमारे सूचर बनते हैं बॉडी में, हम सर्जरी करते हैं तो बॉडी के अंदर सूचर से हम टाई करते हैं, तो उन्हीं सूचर मटेरियल के थ्रेड्स बनते हैं। तो ये जब भी हम इन थ्रेड्स को नाक के अंदर या चेहरे या चीक के अंदर डालते हैं, तो फॉर 6 months तक के लिए रहते हैं, फिर ये अपने आप एब्जॉर्ब हो जाते हैं। बट इन दिस प्रोसेस जब मैंने ये प्रोसीजर किया तो धीरे धीरे कोलेजन को स्टिमुलेट करते रहते हैं, तो कोलेजन स्टिमुलेट करने के कारण चेहरा हल्का सा फर्म दिखता है और 10 to 30% लिफ्टिंग एक्शन आता है। अदरवाइज थ्रेड लिफ्ट से अगर आप बोलोगे कि हाँ मेरा चेहरा एकदम जवान हो जाएगा या जैसे ओल्ड एज की सैगिंग को रिवर्स हो जाएगी, वैसा नहीं है। ये सिर्फ मिडिल एज लोगों के लिए है जो 30s 40s में है, जो अपनी एजिंग को डिले कराना चाहते हैं। तो दैट्स हाउ इट इज। तो ये थ्रेड लिफ्ट बेसिकली इसे कोलेजन इंडक्शन प्रोसीजर एंड कंबाइंड फिलर्स, तो ये आपको और यंग दिखने को लगा देता है और आपकी एजिंग साइंस को डिले कर देता है।
देयर आर सम ओरल मेडिसिन्स आल्सो जो आपकी एज को मतलब फॉर एंटी एजिंग। या फॉर एग्जांपल हमारी एजिंग हमारी बॉडी में क्यों हो रही है? इट्स बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ कोलेजन एंड इलास्टिन, जिसका अगर अब इनका डिसरप्शन होने लग जाता है, जैसे हम एज करते हैं हमारी बॉडी में मसल लॉस होता है, प्रोटीन लॉस होता है एंड कोलेजन लॉस होता है, तो इसी कारण आपका चेहरा, आपकी इलास्टिसिटी खोने लगता है। तो इफ़ यू हैव कोलेजन सप्लीमेंट्स तो हमको थोड़ा सा एजिंग डिले हो सकता है, साथ में सपोर्टेड बाय लाइक योर लाइफस्टाइल चेंजेस एज वेल एज न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन and also your sleep. So these all have a combined effects on aging. तो जब ये साथ में जब एक साथ काम करते हैं तो आपकी धीरे-धीरे आपकी एजिंग कम होने लगती डू दे हैव एनी साइड इफेक्ट? जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें शिफाली जरीवाला का, या तो ऐसे कहते हैं कि बिकॉज शी वाज टेकिंग दीज मेडिसिन इसकी वजह से उसकी उनकी डेथ। है। या सी देखिए, जब एग्जैक्टली तो देखिए कहीं भी प्रूवन नहीं आया कि किस कारण हुई है अभी तक के इवन। और जब हमने देखा था, जब उसके तरफ किसी ने ध्यान से इनकी स्टोरी सुनी हो तो उन्होंने मॉर्निंग में लिया था, शी वाज फास्टिंग, शी वाज ऑलरेडी इन अ डिहाइड्रेटेड मोड, और उस वक्त उन्होंने जो भी एंटी एजिंग इंजेक्शन ग्लूटाथायोन या विटामिन सी का फ्लूइड के साथ लिया, उसके बाद उनको रात में हुआ। हैड इट बीन, अगर उसी ग्लूटाथायोन के कारण होता तो हो सकता है इमीडिएट एक्ट करता है कोई भी आईवी मेडिकेशन, तो उसको 6 आवर्स के अंदर तो हो ही जाना चाहिए था। और ये सारी मेडिकेशंस डाइटनिंग के लिए नहीं, ये बॉडी के लिए बेनिफिशियल भी है, लॉन्जेविटी को भी इंक्रीज करती है। अगर इन सब मेडिसिन से अगर रिसर्च होने लगी तो आदि साउथ कोरिया, जापान, ये सबको ही मायोकार्डियल इंफेक्शन हो जाता है, वो यहाँ पे लाते ही नहीं। तो किसी भी चीज़ का हमें कोई भी कंक्लूजन निकालने के पहले प्रूफ पे जाना चाहिए, एक्चुअली में सब देखना चाहिए कि हाँ, इससे क्या बेनिफिट्स है, क्या लॉस है। मगर कोई भी चीज़ कहते हैं ना, अगर आप हर चीज़ दुनिया में जहर होती है और हर चीज़ अमृत है, तो इट हैज़ टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन ओनली। और आपको कोई भी चीज़ एक्सेसिव नहीं लेना चाहिए कि हाँ, मतलब आपका पैरासिटामोल वगैरह 20 को या खा लो तो इट्स अ पॉइज़न, ये हो जाता है। तो आप किसकी सुपरविजन में ले रहे हैं, कितनी डोज़ की ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उस तरह से आपको उसके इफ़ेक्ट आते हैं। तो तो जैसे अभी आपने बोटॉक्स या फिलर्स या थ्रेड लिखी है, तो इस ये कितने टाइम तक लास्ट करता है? सी बोटॉक्स पर नॉर्मली रिजल्ट ही 1 महीने बाद आता है। उसका देखिए जब तक वो मसल को पूरी तरह से कंप्लीट उसका वीकनिंग एक्शन आता है रिजल्ट दिखने में, और 4 टू 6 मंथ्स लास्ट करता है। अगेन बोटॉक्स के भी आप 5 टू 6 सेशंस से ज़्यादा ना लें, बिकॉज़ धीरे-धीरे क्या होगा कि वो आपकी मसल को अट्रोफी भी कर सकते हैं। तो आपका जब भी आपका जो एस्थेटिक प्रोवाइडर हो, जो आपके सर्विसेज प्रोवाइडर हो, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल कि वो आपको कब, किस साल क्या चीज़ें एडवाइस कर रहे हैं आपके एंटी एजिंग ट्रीटमेंट के लिए। बिकॉज़ ऐसी कोई एक चीज़ नहीं है जो हमेशा असरदार हो, और कोई भी चीज़ की एक्सेस भी हम नहीं कर सकते। हाँ। इवन फिलर्स का भी, आप अगर आपको लगता है कि आपको बार-बार आपको फिलर्स कराने हैं, जैसे 2 साल में, 4 साल में, 6 साल में, बेटर आप फैट ग्राफ्टिंग करा लो, और साथ में उनको फिर मेंटेन आप अलग से एंटी एजिंग फेशियल आते, जैसे हाइपो आता है या अल्थेरा आ गया, ये सब भी आप मेंटेन कर सकते हैं। तो ये आपके एस्थेटिक प्रोवाइडर, जो आपकी सर्विस प्रोवाइडर है, आप उससे अच्छे से कंसल्ट करके उनके साथ अगले 1 साल का नहीं, आप आगे 5 साल के हिसाब से प्लान बनाइए। तो उस तरह से लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए। जैसे पिगमेंटेशन एक बहुत कॉमन इंडियन स्किन का प्रॉब्लम है, राइट। तो इसका क्योर कैसे आप कर सकते हैं? सी पिगमेंटेशन जब किसी को होती है, इट्स लाइक योर स्किन इज ड्राई। पिगमेंटेशन के पहले भी आपको, अगर जैसे जिसको ड्राई स्किन है तो उनकी स्किन रफ भी होना, शुरुआत में अनइवन स्किन टोन, तभी जब आपकी चालू हुई है आपको, तभी आपको उसे केयर करना चालू होना चाहिए। फिर साथ में जब हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तब भी फीमेल्स को होते ही होते हैं। तो आपको जब आपकी हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, आप उस वक्त अपने बॉडी के, अपनी स्किन केयर का विटामिन सी यूज़ करिए, या आप अपनी जो भी प्रोफेशनल एडवाइस लेकर उनके अकॉर्डिंग सिरम्स और पील्स करा के उनसे आप निजात पा सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब हम ट्रीटमेंट लेते हैं तब कम हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप ट्रीटमेंट छोड़ते हैं तो वापस आ जाता है। तो आपको ये मेक श्योर करना है आपके डॉक्टर से कि आपको वो इस तरह से ट्रीट करें, और आपको मेंटेनेंस थेरेपी भी इस तरह से मिला के रखें कि आपको दोबारा नहीं आए। इवन ट्रीटमेंट कम होने के बाद भी आपको स्किन केयर वो बार-बार चेंज करें या आपके अकॉर्डिंग वो कस्टमाइज़ करें, ताकि आपके रिजल्ट लॉन्ग टर्म मेंटेन रहे। आजकल एक नया और एक ट्रेंड चल रहा है, डिंपल क्रिएशन। राइट। सो रायपुर में भी ऐसे है, मतलब पिघला का। हाँ जी। या डिंपल क्रिएशन इज़ लाइक डे केयर सर्जरी, हार्डली 20 मिनट्स लगते हैं, और उसके बाद हम पेशेंट को बता के भी रखते हैं कि लाइक ये डिंपल जैसे जो बनाया है हमने,
वो 3 मंथ्स के लिए स्टैटिक रहेगा, बाद में वो डायनामिक रिंकल की तरह रहेगा, यानी जब वो स्माइल करेंगे तभी दिखाई। इसके अलावा ये एक काइंड ऑफ परमानेंट प्रोसीजर है, लेकिन ये जैसे अगर आपका बॉडी वेट फ्लक्चुएट होता है या आप वेट गेन करते हो, तो हो सकता है छोटा हो जाए, फिर कभी मसल रिलीज है तो फिर वो कम दिखने लग जाए, तो आप उसके अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। लेकिन ये आपकी ब्यूटी में बिल्कुल ऐड करता है एंड पीपल आर लाइक क्रेजी फॉर इट। लिप फिलर्स हो गए, लिप डिप्रेशन एंड इवन ब्रो लिफ्ट एंड पीएमजी, इसके काफी सारे पेशेंट्स मतलब रायपुर में यंग क्राउड काफी ज्यादा आता है इसके लिए। And Master is also like they are also coming to you too for these type of procedures. Yeah, and skincare routines, hair facials, skin regeneration. राइट, जैसे कई बार ऐसा होता है किसी की शादी होने वाली है, फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट थी, तो उसकी नाक बहुत डिप्रेस थी एंड उसकी 5 डेज बाद ही उसकी शादी थी, शी डिडंट हैव टाइम फॉर सर्जरी। तो ऐसे में हम पेशेंट को लिक्विड रानाप्लास्टी ऑफर करते हैं, तो उसे इमीडिएटली आपकी नोज लिफ्टेड दिखती है फॉर 2 ईयर। हाँ, 2 ईयर्स बाद उसका वो अपने आप रीअब्सॉर्ब हो जाता है, बट अगेन एट द सेम टाइम इट गिव्स यू वेरी नाइस डॉर्सम कि आपका एक्चुअली फंक्शन जो भी है वो अच्छे से निपट जाए एंड यू हैव इनफ टाइम कि हाँ उस नोज के शेप चेंज से मेरी लाइफ में कितना मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ या मेरे फोटोज कितने अच्छे आ रहे हैं, एंड देन यू कैन गो फॉर सर्जरी आगे जाके, लेकिन यू कैन गो लाइक दैट। अच्छा, वन थिंग आई वांटेड टू आस्क, जैसे आजकल कोरियन स्किन केयर रूटीन या कोरियन प्रोडक्ट्स बहुत यूज हो रहा है, सो क्या वो इंडियन स्किन के लिए भी सुटेबल है? सी वो भी एशियन से है, बट वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस आर डिफरेंट। हाँ, मोस्टली इट्स कोल्ड एंड चिली वेदर, तो वो उनके हिसाब से बना हुआ है। इंडिया में क्या होता है कि हम अपने स्किन केयर उतना करते ही नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। इवन मतलब लोग बच्चे होने के बाद अभी यंग जनरेशन अब जो चालू हुई है, दे आर वेरी कॉन्शियस। इसके पहले हमारे वाले तो मतलब इट वाज लाइक वी हार्डली यूज्ड टू अप्लाई एनीथिंग। मॉइस्चराइजर लगा लिया और लगता बहुत हो गया वैसे। तो हमारी स्किन क्लाइमेट के हिसाब से चीज़ें रहती है, और हमारे यहाँ पे वेदर भी ऐसा है कि वेरी ह्यूमिड है, तो हम एग्जैक्टली कोरियन स्किन केयर को वो नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, उनके प्रोटोकॉल जो स्किन केयर के हैं, जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं, दे आर वेरी गुड, बिकॉज वहाँ हर कोई इज इनटू कि हाँ मुझे अपना बेस्ट वर्जन रहना है, मुझे सुंदर दिखना है। कोरिया में तो है, कोरिया भी, जापान भी, इवन सिंगापुर, तो वहाँ पे लोग ये सब कराते रहते हैं एंड दैट्स व्हाई उनकी स्किन इतनी अच्छी रहती है, लॉन्गिविटी रहती है, उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी उस तरह से रहती है कि वो काफ़ी अच्छी। तो ये And that also plays an important role. Okay. So next is semi-permanent makeup. Yeah. So what are included in semi-permanent makeup? See, the procedures are many, like doing a PMU on eyebrows, lips, eyeliner as well. Even people go for blushing, जो cheek blush होता है वो भी लोग करवाते हैं. But being a aesthetic physician or you should say aesthetic surgeon, I don't feel like कि पूरे चेहरे पे आसपास जैसे लोग BB ग्लो कराते हैं. It's still not US FDA approved. So I don't recommend it personally. हाँ, eyebrows and lips are fine because these are very small parts. एंड आईब्रोज से कभी आप मतलब वो पूरे लुक को एनहांस कर देता है, तो पीएलयू आईब्रोज इज अ मस्ट गो, आईलाइनर इज योर चॉइस कि आपको क्या है, एंड लिप ब्लश हम उनके लिए करते हैं जिनके डार्क पिगमेंटेड लिप्स हो या जो अपना टाइम सेव करना चाहते हो कि अच्छा मुझे हमेशा कैमरा रेडी दिखना है, तो उनके लिए दे कैन गो फॉर इट। अपार्ट फ्रॉम लिप ब्लशिंग वी हैव अदर ऑप्शंस लाइक लिप पील आल्सो, देन देयर आर लिप बूस्टर्स आल्सो विद विटामिन्स इंक्लूडिंग दैम, तो वो भी उनमें जो रहते हैं तो वो से भी थोड़ा पिंकिश ह्यू आ जाता है। So we give all the options to the patients, and according to them, what if they want a downtime, their budget, they have what at how soon they want results, early chahiye ya immediate, then we decide. And next, what about laser hair removal? Yeah, that's a very good question. Like laser hair removal, basically it's a laser hair reduction. तो अगर लोग सोचते हैं कि हाँ उनके के पूरे बाल साफ हो जाएंगे, वैसा नहीं होगा। इट्स जस्ट अ रिडक्शन इन देयर ग्रोथ। 90 to 80% आपकी ग्रोथ कम हो जाती है। इफ यू वुड हैव बी हैविंग अ वेरी डेंस हेयर, दो स्पार्स होके धीरे धीरे पूरी डिमिनिश हो जाए, बट ऐसा नहीं कि आपके 100% हेयर्स गायब हो जाएंगे। नाउ दीज आर वेरी सेफ। आजकल सबकी स्किन बहुत सेंसिटिव हुआ है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लोगों के पास टाइम ही नहीं रहता है इतना। फिर आप सोचिए, आप 16 या 14 ईयर्स ऑफ एज से हर साल हर महीने जिंदगी भर आप 50 तक आप वैक्सिंग में अपना टाइम देके जा रहे हैं। तो अगर आपको हेयर ग्रोथ ज़्यादा है, तो एक तो अपना चेकअप कराइए कि आपको बहुत ज़्यादा हिर्सुटिज्म तो नहीं है या पीसीओएस तो नहीं है,
और अगर नॉर्मल हेयर्स है तो यू कैन गो फॉर लेजर हेयर रिमूवल। नॉट ओनली सेव्स योर मनी, इट सेव्स योर टाइम ऑल्सो, और साथ में स्किन को रिजुवनेट भी कर देता है। इवन थोड़ी मोड़ी पिगमेंटेशन हो तो वो भी अच्छी हो जाती है। एंड आपका हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे गर्ल्स हैं, मेंसेस होते हैं, तो अधिक बॉयज जैसे डायबिटिक्स मिडिल एज फीमेल्स हैं, तो इस एज में अंडर आर्म्स पे या प्राइवेट पार्ट्स पे उनको बॉयज होते रहते हैं, तो लेजर हेयर रिमूवल से उनको काफ़ी हेल्प मिल जाती है। पिगमेंटेशन तो जाती जाती, साथ में आपको ये बॉयज वगैरह होना भी काफ़ी कम हो जाते हैं। हाँ, स्वेटिंग कम हो जाती है, तो पेशेंट्स आर रिलीव, तो एलएचआर इज गुड टू गो फॉर। एंड मेन ऑल्सो दे आर गोइंग फॉर, बिकॉज जैसे काफ़ी लोग बियर्ड रखते हैं, तो मॉर्निंग में कम से कम 20 मिनट वो शेव में अपनी लाइन ही बनाते रह जाते हैं, राइट? तो दैट इज बियर्ड शेपिंग और चेस्ट हेयर रिमूवल मेल्स के लिए भी काफ़ी अच्छी कारगर है। इफ यू वांट टू सेव योर टाइम यू कैन गो फॉर बियर्ड शेपिंग ऑल्सो। तो और अगर आप बहुत स्वेटी है, बहुत ज़्यादा हेयर्स हैं, तो आप कंप्लीट पूरे पूरे सेशंस मत कराओ, आज सिर्फ अपनी हेयर ग्रोथ तो कम करा लो, सो दैट यू आर मोर कंफर्टेबल इन ऑल्सो। दैट्स व्हेन कितने सेशन? नॉर्मली हम पेशेंट्स को 8 टू 12 सेशन सजेस्ट करते हैं। मैन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ग्रोथ है या अगर पीसीओएस है, तो हम पहले उनकी हार्मोनल इम्बैलेंस को करेक्ट करने बोलते हैं, ताकि वहाँ से ताकि हमारा लेजर उन पे इफेक्टिव है। एंड वी ऑल्सो टेल देम कि जैसे अगर बॉडी में जब मेनोपॉजल होंगे या प्रेगनेंसी आएगी, तो हार्मोन चेंजेस के साथ में भी हेयर ग्रोथ की फ्लक्चुएशन हो सकती है, तब उनको मेंटेनेंस पे रख सकते हैं। लाइक साल में एक आध बार मेंटेनेंस के लिए आए, अदरवाइज 10 टू 12 सेशंस आर सफिशिएंट फॉर एनी परसेंट ऑफ लेयर हेयर ग्रोथ रिडक्शन। उसके बाद फिर उन्हें एक्स्ट्रा और कुछ ज़रूरत? नहीं, तो वैक्सीन वगैरह की नहीं होती है। अगर कहीं कभी कभी अगर ऐसा होता है कि बॉडी फ्लक्चुएट कर रहे हैं या हार्मोन फ्लक्चुएट, थोड़ी बहुत ग्रोथ आ गई, तो दे कैन मूव इट रेजर, या तो मेंटेनेंस सेशन आके दिखा सकते हैं। दे कैन हैव अ मेंटेनेंस, एक साल में एक आध बार करा सकते हैं। एंड एज वाइज स्किन के लिए लोगों को क्या-क्या ट्रीटमेंट्स करने चाहिए? फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इन योर अर्ली 20s या आपके 16 टू 20 ईयर्स वाले कुछ हो, तो आपके लिए क्लिनजिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड सनस्क्रीन आर इनफ। अगर आपको ज़्यादा डेड स्किन निकलती है या ऑयली स्किन है या ब्रेकआउट ज़्यादा आता है, आप हाइड्रा फेशियल करा सकते हैं, दैट्स वेरी वेरी सेफ। तो सिर्फ हाइड्रा फेशियल ही आप मंथली करा लेंगे, 1.5 मंथ्स में, वो काफ़ी है। When you are in the 25 to 35, late 20s and early 30s, तो आप माइक्रोनेडलिंग हो गया या एम्पायर फेशियल बोलते हैं, आप ये सब चालू करा सकते हैं अपार्ट फ्रॉम रेगुलर हाइड्रा फेशियल्स। और आपकी स्किन के कंसर्न के हिसाब से, लाइक पिगमेंटेशन है तो आप उसके हिसाब से करें। ऑक्सीजन यूज़ कर सकते हैं आप, और कोजिक एसिड बेस्ड फेशियल्स यूज़ कर सकते हैं जो मेडी फेशियल्स में आते हैं। और अपने स्किन केयर पे आप विटामिन सी रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं। रेटिनॉल्स वीक में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। ऑयली स्किन है तो सैलिसिलिक और फेरुलिक एसिड बेस्ड सीरम्स यूज़ कर सकते हैं, अगेन एक बार प्रोफेशनल एडवाइस के साथ में। एंड अगर आप इसके बाद भी, जैसे काफ़ी लोग होते हैं आजकल, जो यंग क्राउड है, मोबाइल जो लोग देखते हैं, तो काफ़ी सारे बार ना नेक बेंड करके यू रेज करके देखते हैं, तो अभी लोगों में आईज में एजिंग बहुत जल्दी आ रही है, तो आप अंडर आई क्रीम लगाना ना भूलें। इवन नेक खुद भूल जाती है इन एप्पल दैट में, लेकिन हाँ, अपना पोस्चर हमेशा करेक्ट रखें। स्क्रीन टाइम को ऑप्टिमाइज करके रखें कि आप हो सके तो स्ट्रेट। सो हमें हमारे पोस्चर्स पे बहुत ध्यान देना चाहिए, जैसे दिन के समय पे सनग्लासेस लगाएं, ताकि धूप में आप कंटिन्यूसली आईज को श्रिंक ना करें, ताकि आपको क्लोज फीट ले डेवलप हो। फिर काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनको काफ़ी बारीक काम करना होता है, जैसे कोई सुई से काम कर रहा है या पेंटिंग या क्रिएटर लोग हैं, तो कोशिश करें कि हम बार-बार अपनी आँखों को जोर से क्लोज़ ना करें, ताकि आपकी वो बार-बार स्किन को अगर वहाँ के हैबिट हो जाएगी आपके मसल को, तो फिर वो आपको क्लोज़ फिट आएँगे ही आएँगे। इवन जिम गोअर्स से भी आप देखेंगे बॉयज़ में या इवन फीमेल्स में भी, काफ़ी जोर से चिल्ला के, बहुत स्ट्रेन होके, हैवी करके करके आवाज़ निकालते हैं। तो दे शुड अवॉइड दैट, ताकि आपकी एजिंग उतने जल्दी आईज़ की ना पड़े। एंड व्हेन यू आर 30s में आते हैं तो आप थ्रेड लिफ्ट करा सकते हैं। अगर इन्वेसिव में नहीं जाना है तो आप मीज़ो बोटॉक्स या बीडी बोटॉक्स होता है, उसको 6 मंथ्स में एक बार करा सकते हैं। वो आपके पोर्स श्रिंक करके रखता है, एजिंग को बार करके रखता है। और आप एकदम ज़्यादा निडल आपको बहुत ही ज़्यादा डर रहता है कि आप बिल्कुल मेरे छुआना ही नहीं है कुछ भी, तो यू कैन गो फॉर हाइको फेशियल ऑल्सो। वो आप साल में 1 से 2 बार करा सकते हैं। तो उसमें आपकी कोलाजन इंटरनली एडजस्ट होती है, बट अगेन यू हैव टू बी केयरफुल कि आप किससे करवाएं। अगर आप थिन स्किन है आपकी या फेस पे फैट नहीं है, तो आपको वो अवॉइड करना चाहिए। उसकी सेटिंग्स ध्यान से जो भी डॉक्टर कहते हैं उनसे डिस्कस करके करें।
तो वो आप बहुत अच्छा होता है कोलाजन इंडक्शन के लिए। वो आपकी इवन डबल चिन कम करता है, आपके फेस का साइज़ छोटा रखता है, फेस स्लिम करके रखता है। दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन टू गो फॉर। फिर 40s के बाद आ रहे हैं तो डिपेंडिंग ऑन कि हाँ, हाइपो, थ्रेडलिफ्ट, फिलर्स, बोटॉक्स आप कंबाइन कर सकते हैं। अभी नया मार्केट में आया है एंडोलिफ्ट, जिसमें हम एक लेज़र फाइबर को इंसर्ट करते हैं जनरली एक सेकंड थ्रेड, और वो धीरे-धीरे एनर्जी अंदर बॉडी में आइदर थ्रू रेडियो फ्रीक्वेंसी या तो फिर लेज़र के थ्रू बॉडी चेक में हमारे वो एनर्जी इंड्यूस करता है, जिससे कोलेजन और लिफ्टिंग होती है। दैट आल्सो लास्ट फॉर 5 ईयर्स। तो 5 years? हाँ, हाँ, हाँ। तो ये एंडोलिफ्ट हमारे यहाँ अभी है। तो दैट फ़ेज़ आप वो भी करा सकते हैं। इट्स अ वेरी सेफ प्रोसीजर टू गो फॉर, और सबसे बड़ी बात है रिजल्ट्स लास्टिंग है। और आपने बार-बार नहीं कराना पड़ेगा लाइक बोटॉक्स, फिलर्स की तरह। इसके अलावा अगर आपकी 55 के ऊपर की एज है और आप चाह रहे हैं कि आपकी सैगिनेस कम हो, तो फिर आप या तो सर्जरी कराइए या तो हाइड्रेटिंग बूस्टर साल में एक बार डलाते रहिए। हाइड्रेटिंग बूस्टर्स इवन यंग क्राउड भी डला सकते हैं जिनको फिलर्स नहीं कराना। तो वो क्या करते हैं, ग्लो ला देता है, अंदर से कोलेजन बढ़ा देता है। तो आपको जितना जल्दी एज होना होगा वो आपको कम कर देगा। बिल्कुल डिले हो एजिंग, और स्किन में ग्लो हमेशा शाइन बना रहेगा। तो दैट वे इट्स वेरी हेल्प। तो इस तरह से तो जहाँ आपकी जो भी आप किसी के पास भी अगर प्रोफेशनल एडवाइस के लिए जाते हैं, तो he should be capable enough to give you surgical as well as minimally invasive and non-surgical options, and then you have to decide कि okay what I have to get done। तो ये आपका ज़रूर से ध्यान होना चाहिए कि हाँ, जिनके पास भी जा रहे हो वो आपको सारी मोडालिटीज़ बताएँ और सही गाइडेंस दें। So this is the way to choose your doctor actually, या because it's very important आप किसके पास जा रहे हो, क्या ट्रीटमेंट ले रहे हो, राइट, and they should have the knowledge and they should also give you the knowledge। आपको भी वो चीज़ें बताएँ, आपको ऑप्शंस दें, ताकि आप उसको आपको जिस किस ट्रीटमेंट के लिए जाना है वो राइट। क्योंकि जो मुझे आता है वो मैं सब पे कर दूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड बी पेशेंट, को क्या रिक्वायरमेंट है वो चीज़ ही मेरे पास होनी चाहिए। आई मीन लाइक अवर सर ऑलवेज सेज लाइक जिनसे मैंने ट्रेनिंग ली हुई है कि अ सर्जन शुड हैव ऑल द आर्मामेट्रिक एंड व्हिच वेपन टू यूज़ फॉर व्हिच डिजीज़। यानी आपके पास सारे के सारे औज़ार होने चाहिए, एंड देन यू हैव टू गिव द रिजल्ट्स, एंड इट्स पेशेंट्स चॉइस, पेशेंट्स बॉडी। तो ऐसा भी नहीं कि आपको उसको सर्जरी के लिए फोर्स अपॉन करो। गिव देम टाइम, गिव देम अ लिटिल बिट एक्सपीरियंस, कैसे क्या होने वाला है, एंड देन कन्वर्ट देम जेंटली फॉर द प्रोसीजर्स। तो आपको सारे के सारे ऑप्शंस होने चाहिए, आने भी चाहिए राइट वे में। आफ्टर केयर भी इम्पोर्टेंट होता होगा आपका प्रोसीजर। यस, जैसे अगर हमने पील्स कराया या माइक्रोनेडलिंग कराया या कोई भी एस्थेटिक प्रोसीजर कराया, आपकी स्किन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है क्योंकि अब हम स्किन के बैरियर से छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका पेशेंट जो भी, अगर आपको कोई एस्थेटिक प्रोवाइडर है, तो एक तो आपको पोस्ट केयर इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर्ली बताए। दूसरा, आपने सनस्क्रीन नहीं छोड़ना है। अगर आप ये सब प्रोसीजर्स करा रहे हैं और आप सोच रहे हो कि आप सनस्क्रीन नहीं लगाओगे या होम केयर नहीं करोगे, तो ऐसा नहीं है। डॉक्टर का काम तो एक ही दिन का है, बाकी तो 70% टू 60% आपका होम केयर है। आप जो मेहनत करते हो, आपकी लाइफ़स्टाइल, आपकी स्लीप और न्यूट्रिशन एंड आपका स्ट्रेस लेवल, इन सब के कंबाइंड फैक्टर से आपका रिज़ल्ट आता है। इट्स नॉट जस्ट कि हाँ, हमने कोई चीज़ कर दिया एंड उससे हो जाएगा। इट्स ऑल अ कंबाइंड म्यूचुअल एफर्ट्स, एंड तभी हमको अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। आजकल एक और बहुत पॉपुलर चीज़ चल रही है फेस योगा। हाँ। पीपल अलग-अलग टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं जॉ लाइन को थिन करने के लिए एंड ऑल। सो ये कितने effective हैं? सी फेस योगा इसके आप एक तो कितने एप्रोप्रिएटली राइट वे में कर रहे हैं, आई डोंट नो लाइक हाउ मेनी पीपल विल बी डूइंग। और फेस योगा से आपको थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकते हैं, से लाइक 20 टू 10% लाइक दैट। अगर इतने इफेक्टिव होती तो आज फेशियल प्लास्टिक सर्जन्स बनते ही नहीं, एस्थेटिक सर्जरीज होती ही नहीं। तो योगा इन अ वे इट विल हेल्प टू इन इंक्रीजिंग योर ब्लड सर्कुलेशन एंड मेंटेनिंग योर फेस। बट एज सच आप बोलोगे कि हाँ, सिर्फ फेस योगा से सारी चीज़ें मेरी इफ आई मान लो मैं अगर 60 इयर्स की हूँ, आई हैव अ सैगिंग स्किन, मैं कितना भी फेस योगा कर लूँगी, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प मी आउट। सो इट हैज़ टू बी अ राइट एज, राइट टाइम एंड द राइट पर्सन एंड अ राइट टेक्नीक। So everything has to be right तो थोड़ा बहुत हो या सो कुछ मिथ्स हैं मेरे पास एंड आई वांट यू टू क्लैरिफाई देम। अच्छा, तो फर्स्ट इज ऑयली स्किन को मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। no, that's a myth. Oily skin also need moisturizer. In fact, they need a water-based moisturizer. The skin becomes oily because your skin is dry. उनकी देखिएगा आप ओपन पोर्स भी हो जाते हैं बिकॉज हमारी खुद की बॉडी अपने आप से मॉइस्चराइज करने की स्किन को कोशिश करती है।
So they should use a water-based, gentle, without any non-comedogenic product for moisturization. क्लाउडी डे पे सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं होती है। Okay, this is again a myth. क्लाउडी डे हो या इवन आप जब स्क्रीन के सामने हो, अगर आपका स्क्रीन एक्सपोज़र ज़्यादा है, तब भी आपको एटलीस्ट दिन में 2 से 3 बार सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। ओके। हाँ जी, और कोशिश करें जब अपनी धूप लेनी है तो अर्ली मॉर्निंग का जब होता है, तो जब आपकी यूवीए यूवी रेज़ जो हमारी लिए एक्चुअली में बेनिफिशियल है, वो हम ले नहीं पाते हैं। बाद में दिन की तो फिर नतीज लेनी है, तो इट शुड बी लाइक दैट कि आपको यूज़ करना चाहिए एटलीस्ट 2 to 3 टाइम और मोर देन इनफ। एंड you should always do a double cleansing also if you are into too much into makeup या आपकी ऐसी कोई जॉब है जब आपको बहुत ज़्यादा मेकअप या रेडी रहना होता है, तो ऑलवेज डू डबल क्लेंजिंग एज वेल ताकि आपको प्रॉब्लम स्किन या भी प्रॉब्लम ना। होम रेमेडीज आर ऑलवेज सेफ। सो और आई शुड नॉट से ऑलवेज सेफ, और फिर पीछे कभी कभी आपको पता नहीं रहता। आप लाइम जूस को ही आपने कंसर्ट फेल में लगा लिया या नींबू रगड़ डाले, या फिर आप देखो उसको कोई भी चीज़ है, आप चाहे आप होम केयर भी यूज़ कर रहे हैं, तो आप मेक श्योर कि वो सेफ हो। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी इन्फ्लुएंसर दे रेमेडी देख लिया और ट्राई कर ली। गो फॉर लाइक हनी, ओट्स, कर्ड, जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो थोड़ा बहुत आपको उसके बाद आप होम केयर के साथ में अपना स्किन केयर अच्छा कर लीजिए, उसी से मेंटेन रहेगा। इवन योर मुल्तानी मिट्टी इज़ आल्सो गुड। बट मुल्तानी मिट्टी क्या हर स्किन टाइप के लिए चलती है? नॉट एवरीवन, पर वो उसमें जैसे अभी आजकल रेडीमेड भी आते हैं, काफ़ी सारे ब्रांड्स अलग ही बनाते हैं, आई विल नॉट गिव द नेम, बट किसी के फॉर्मुलेशन आपको यू रियली डोंट नो कि हाउ एंड गुड। देयर आर सो मेनी ब्रांड्स एडवोकेटिंग कि हमारे सीरम्स है, मेडिकेटेड सीरम्स है, बट हू हैज़ चेक्ड देम कि एग्जैक्ट पर्सन कितना है? वो तो एक जनरल पॉपुलेशन के लिए बना रहे हैं। जो मेडिकेटेड वाले होते हैं दैट आर ओनली प्रॉपर्ली यूएसएफडीए अप्रूव्ड एंड चेक्ड बाय मेनी पीपल्स, देन दे आर इम्पोर्टेड टू हैव अ प्रॉपर क्वालिटी एंड proper consideration. So you should be very careful about choosing what kind of skincare products you are using. Maybe temporary वो अच्छा लगे, लेकिन long term के लिए you never know कि how it's going to give effects on your skin. Yeah. अ, अगर हम अपने हेयर को फ्रीक्वेंटली तक करते हैं तो हेयर ग्रोथ बढ़ जाता है। That's a myth, but हाँ, अगर आपके डैमेज हेयर है तो you should remove that, otherwise वो बायडायरेक्शनल ग्रोथ होती है, तो फिर आपकी लेंथ नहीं बढ़ेगी। तो वो लेंथ यूनिडायरेक्शनल रहे, एक ही शाफ्ट में रहे, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस डिटेंस एंड ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर न्यूट्रिशन कि आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीज़ी ना हो। आप हेयर बोटॉक्स या लोग जैसे केराटिन या अल्कोहल बेस्ड ट्रीटमेंट्स कराते हैं, अमोनिया वाले ट्रीटमेंट्स कराते हैं, तो दैट शुड नॉट बी डन। एंड पीपल शुड गो फॉर अ मोर नेचुरल फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट, लाइक हेयर्स के लिए सिर्फ पीआरपी नहीं, आप एलईडी लाइट के फेशियल्स भी होते हैं, बालों में लाइट थेरेपी देते हैं, आपका हेयर फॉल उससे भी बेटर हो सकता है। इवन आपके बॉडी में लाइक आपको पहले डॉक्टर के पास जाने के पहले चेक कराने के जाना चाहिए कि मुझे मेरा हीमोग्लोबिन तो कम नहीं है, एनीमिया तो नहीं है, बी12 या विटामिन डी या आयरन के स्टोर्स तो खराब नहीं है, बिकॉज दैट कैन ऑल्सो बी अ कॉज ऑफ हेयर। इवन लाइक पोस्ट प्रेगनेंसी है या पोस्ट ट्रॉमा है, फर्टिलिटी इंप्रूव होता है, 3 महीने तक सबको थोड़े बहुत बाल झड़ सकते हैं, लेकिन आपके बाल इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं कि आपकी 50 से 100 बाल रोज के झड़ रहे हैं, आपका स्कैल्प सी थ्रू हो रहा है, तब you need to have professional advice कि okay, now you will visit a doctor. And you can have n number of options for hair fall. आपने बायोटिन सप्लीमेंट्स और जो मल्टीविटामिन्स के सिरम्स आते हैं हेयर्स के, रिमेंसल के, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। इससे भी नहीं होगा, देन यू कैन गो फॉर अदर इन्वेजिव ट्रीटमेंट। डैंड्रफ इज कॉज्ड ओनली बाय ड्राई स्कैल्प। ना, ना, ऐसा नहीं है। आई मीन इनफैक्ट ऑयली स्कैल्प वालों को डैंड्रफ ज़्यादा होते हैं बिकॉज़ दे हैव मोर ऑफ अ सेबोरिया sebum secretion एंड दे हैव सो डैंड्रफ की भी टाइप्स होते हैं, लाइक कहते हैं बाय आपकी ड्राई है, फ्लेकी हेयरी है या पैच हेयर है। तो उसके डिपेंडिंग ऑन दी कौन से किस तरह की आपकी स्किन टाइप है और आपके हेयर हाइजीन, आप कितने बार हेयर वॉश करते हो, वॉश नहीं भी करते हो वीकली तो दैट आल्सो डिपेंड। तो इट्स अ मिथ। केमिकल पील से आपकी स्किन थिन हो जाती है। Now, that's a very good question to ask. See, chemical peel आपका कौन से लेवल पे आप कैसा किस डेप्थ तक करा रहे हो वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल काफ़ी सारे लोग सिर्फ सुपरफिशियल टू वेरी सुपरफिशियल यूज़ करते हैं, तो उनसे कोई स्किन टनिंग नहीं होगी। लेकिन आप मीडियम स्किन पील करा रहे हो और बार बार करा रहे हो, बहुत अर्ली फ्रिक्वेंटली करा रहे हो एक्सफोलिएशन, तब आपकी स्किन को डैमेज हो सकता है क्योंकि वो आपकी स्किन के बैरियर को ही मतलब डिस्टर्ब कर देगी।
तो अगेन आपको जो जिस डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं फ़ील कराने के लिए, दैट शुड बी नॉलेजेबल एंड using right products for you. Should have a judicious use of all this, peels and chemical peels लेना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ वही अपने आप में है। They will give you a very good rejuvenation. They are very safe to go for. But excess should not be there कि आप बार-बार frequent ही करा रहे हो, नहीं। You have to give your skin time to repair, regenerate होने दो, let it calm down. फिर आपको लग रहा है कि हाँ, फिर से मुझे कोई प्रॉब्लम है, then go. Otherwise superficial और very superficial peel से ऐसे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। Laser treatments are unsafe for darker skin. Yeah. See, that's why here the quality of the company matters. जब भी हम कोई भी मशीन लेने जाते हैं, आपने देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल लेजर हेयर रिमूवल की, आई हैव गॉट अल्मास लेजर हेयर रिमूवल, दैट्स लाइक मोस्ट कॉस्टलीस्ट ऑफ अमंग्स ऑफ मतलब वो लेजर हेयर रिमूवल, मगर दीज आर वेरी सेफ प्रोटोटाइप, बिकॉज क्या होता है कि हर जैसे डार्कर स्किन टोन्स होते हैं, हम पूरे टाइम धूप में रहते हैं, हमारा प्रोटोटाइप 4 to 6 वाले ज्यादातर रहते हैं, तो इनमें क्या होता है, पिगमेंटेशन का चांस बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में कि अगर हम लेज़र करते हैं, तो उस वक़्त वो तुरंत अच्छा दिखेगा, लेकिन लेज़र प्रोसीजर के बाद में आपका वो डार्कनेस अलग से आ जाएगा, जिसको हम पोस्ट इंफ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन या पीआईएच। तो उससे बचने के लिए मेक श्योर कि आपकी जो भी डॉक्टर है, जो लेज़र प्रोवाइडर है, शी शुड बी नोइंग योर स्किन इनफ, शी शुड बी प्राइमिंग योर स्किन इनफ आइदर विद ओरल सनस्क्रीन्स और पील, ताकि आपको ये ना हो। अगर आप किसी सेफ हैंड्स में काम करवाएँगे, तो डिस्पाइट ऑफ डार्कर स्किन ऑल्सो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं जाएगी। या Parlor facials are enough to improve the skin quality. ये क्वेश्चन भी है कि तो पार्लर फेशियल्स आर जैसे मैंने बताया, आपको रिलैक्स होना है, स्ट्रेस भी होना है, अनवाइंड करना है अपने आप को कि हम रिलैक्स, तब ठीक है। क्वालिटी आप कैसे आप एक लॉजिक लगाइए, कोई आपके चेहरे पे एक क्रीम को घस रहा है, लिटरली दे आर रबिंग इट, आप कहाँ से एब्जॉर्प्शन कराएंगे? बट व्हेन यू गो टू अ प्रोफेशनल जिसके पास आप अगर आप चाहो तो डर्मल करा रहे हो, अगर आप माइक्रोनेडलिंग जा रहे हैं, तो आपकी वो अलग-अलग डेप्थ निडल के डिसाइड करके फिर सीरम को इन्फ्यूज़ कराते हैं। देन वी गो फॉर इलेक्ट्रोपोरेशन एज़ वेल कि हल्का-फुल्का 2 एमएम तक जा रहा है। माइक्रोनेडलिंग 0.2 से लेके 0.7 टू 1.5 तक जा रहा है। हमको और ज़्यादा कोलेजन चाहिए, तो हम माइक्रोनेडलिंग विद रेडियो फ्रीक्वेंसी करा रहे हैं, जो हर एक निडल डेप्थ अलग-अलग हम प्रॉपर टारगेट करते हैं, नॉट ओनली फॉर कोलेजन इंडक्शन, ऑल्सो फॉर सीरम इन्फ्यूजन। तो ये एक्सोसोम्स भी हमारी तभी काम कर पाते, तो कहाँ से, मतलब ये क्वेश्चन, ये मिथ्स बहुत ज्यादा मिथ है। Okay, next, onion oil regrows other hairs. मैं काफी सारे ऑयल्स आते रहते हैं अभी, ऑनियन ऑयल, आदिवासी ऑयल, बट हैवंट सीन कि हेयर ग्रोथ होता है। एड ज्यादा अच्छे होते हैं, मार्केटिंग बहुत अच्छी होती है, ऑयल से बाल उगते होते, तो लोग के हेयर ट्रांसप्लांट होने बंद हो जाते। आज दुनिया में कोई गंजा नहीं बचता अगर ऑयल इतने एफिकेशियस होते, क्योंकि हर कोई ऑयल लगाता है, हर कोई ट्राई करता है, बट बीइंग सेड ना, थोड़े बहुत सल्फर कंपाउंड्स है, स्टिम एक्टिव है, उनसे कोई इतना कोई बहुत फर्क नहीं आ रहा। या उससे अच्छे तो जैसे बंगालीज यूज करते हैं, लाइक वो हिबिस्कस हो गया, क्योंकि अब नॉर्मल कोकोनट या आलमंड ऑयल है, इनको आप यूज करिए, या ओट हनी एग्स के जो मास्क होते हैं, हेयर मास्क, वो यूज करिए। आर्गन ऑयल और हो गया आपका, इवन काफी सारे में तो कलर बार वगैरह में स्प्रे भी आते हैं, तो वो सब यूज करिए, वो ज्यादा आपके हेयर के लिए बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू कोई भी रैंडम होम केयर या प्रोसीजर। Last one, Botox will freeze your face. अगेन इट डिपेंड्स ऑन आपका बोटॉक्स कौन कर रहा है। सी, व्हेन यू गोइंग टू एनी एस्थेटिक एक्विजिशन डॉक्टर, आपको आपकी एक्सपेक्टेशंस बतानी है कि मुझे कैसा लुक चाहिए। फ्रीज अगर आपकी ओवरडोज हो रही है बोटॉक्स की, देन इट कैन डू, अदरवाइज नॉट। तो आपकी फ्रीज होना मतलब आपके एक्सप्रेशंस नहीं दिख रहे। तो बोटॉक्स हमें इतनी हाई डोज में हमारे फेस पे करवानी ही नहीं कि हमारे एक्सप्रेशंस लाइन ही गायब हो जाए। हमें बस हमारा जो एक्सप्रेशन लाइन है, उन्हें सटल डिक्रीज करना, सटल चेंजेस चाहिए, ताकि वो हमारे एक्सप्रेशंस को बना के रखे, बस जिसे इनहेरेंटली डीप दिखते हो, तो उनका वो डीप दिखना तब हो जाए, उतना ही काम है बोटॉक्स। नाइस। So that's all were the myths for today. And I hope ये myths को समझ कर आप इनको फॉलो करेंगे, सोच समझ कर फॉलो करें।
And thank you so much, ma'am, for giving us the time. And ये इतना knowledgeable session रहा, बहुत सी चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी. And I hope जो viewers हैं, they'll understand it and then they'll follow it. And thank you so much for having me. It was a pleasure talking to you and spreading awareness. Excellent.